हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे करेंगे इस मॉक का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा मार्कर आएगा ना, ये मेरा मार्कर स्क्रीन पॉज होने के बाद चलता है। ये काम जब करता है जब स्क्रीन पॉज हो जाती है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है इसलिए आपको ये रुका हुआ दिख रहा है। ये टाइम बैक एंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा आपको कंटिन्यू टाइम चलता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा, जैसे मर्जी लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो कौन ऐसा है चारों में से जो प्रोटीन का सोर्स नहीं है इसमें से? मछली है, मांस मीट, ठीक है। दूध में होता है प्रोटीन। नींबू प्रोटीन का सोर्स नहीं है, खट्टी चीज़ है, विटामिन सी। ठीक है जी। चलिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो ये दे रखा है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर इतने की स्पीड से साइकिलिंग करता है तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं। पार्क का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई, एक आयताकार पार्क है ऐसे करके, और वो इसके चारों ओर साइकिल चला रहा है, तो 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर ले रहा है ना। यानी कि इसने 8 मिनट में इसकी परिमाप को कवर कर लिया। तो अगर हम देखें आयताकार जो पार्क है, आयत का परिमाप कितना होता है, अगर मैं इसको मान लूँ 3x, लंबाई को 3x मान लो और चौड़ाई को 2x मान लो, तो इसका परिमाप कितना होता है? 2 × L + B। ये हो जाएगा इसका परिमाप, है ना। ये तो हो जाएगा। और बराबर इसने दे क्या रखा है कि वो अगर 12 की स्पीड से जाता है तो वो 8 मिनट में कवर कर लेता है ना। तो अगर मैं इस स्पीड को ये देख लूँ कि 1 मिनट में कितना चलता है, देखो वो 60 मिनट में 12 किलोमीटर चल रहा है। यही तो बोला इसने कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है। तो मैं देखूँ कि 1 मिनट में कितना चलेगा, 12/60, और 8 मिनट में कितना चलेगा, × 8। ठीक है। तो 12 × 12, 12×5 = 60, तो 8/5 किलोमीटर चलेगा ये, कितने, 8 मिनट में। ठीक है। तो इसको मीटर में बदलने की ज़रूरत है क्या? इसने जो एरिया पूछा है वो पूछा है वर्ग मीटर में, यानी कि मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो ये स्पीड नहीं है, ये किलोमीटर है, तो इसको इंटू करना पड़ेगा 1000 से। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो इतने किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5, 5 दूनी 10, डबल ज़ीरो, 8 दूनी 16, तो 1600 मीटर इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। वो 1600 मीटर कवर कर लेता है इसके चारों ओर साइकिलिंग करके। ठीक है। यानी कि 1600 मीटर इसका आ गया परिमाप। और परिमाप है कितना, अगर फॉर्मूले से निकाले हम तो, एक बार कलर चेंज कर देते हैं। ये था इसका परिमाप, ये बराबर कितना है, 1600 मीटर। और अगर मैं इसको करूँ 3 और 2 5, 5x × 2, 5 दूनी 10, 10x बराबर ये दे रखा है, तो x बराबर आ जाएगा 160, है ना। 10x बराबर 1600 है, तो ये 10 नीचे आ जाएगा इसके और ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। ठीक है। अब पूछा गया इसने इसका एरिया, तो एरिया आपको पता है कितना होता है, L × B होता है। और ये कितना आ गया, x की वैल्यू 160 आई थी, और ये 3x है, यानी कि 16×3 = 48, 480, और ये 16 दूनी 32, 320। तो कितना आएगा, 480 × 320। तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो एंड में 2 जीरो आएगी। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा या चौथे में से एक होगा। अब देखो 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे जीरो के बाद 6 आना चाहिए, और इसी ऑप्शन में 6 है, इसमें है नहीं। तो आपको पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस तरीके से यूनिट डिजिट से भी आंसर तक पहुँच सकते हो।
ठीक है जी, चलिए। इंग्लिश में आप देखना चाहते हो तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन। कुछ लोग सोचते हैं कि सरकार को कर देना एक बोझ और व्यर्थ है, इसलिए वे कर का भुगतान करने से बचते हैं या तुरंत कर का भुगतान नहीं करते। ये एक कथन है, इसका निष्कर्ष क्या बना सकते हैं हम? सरकार को लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि कर का भुगतान करने से राष्ट्र निर्माण में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जागरूकता फैलानी चाहिए। कर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक धन एकत्र हो। ऐसा तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला गया कि कर बढ़ाया जाए, ठीक है। और कर बढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता ना, टैक्स बढ़ा दिया जाए वो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो आई थिंक पहला वाला करेक्ट होना चाहिए बस। इंग्लिश में देखें इसको और फिर हिंदी में देखें। क्या बोल रहा है? वंगला सांस्कृतिक उत्सव, 100 ड्रम महोत्सव, ये आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। ये कहाँ मनाया जाता है? 100 ड्रम महोत्सव ये मनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, मेघालय में, है ना। सिक्किम में तो नहीं होगा ना, मेघालय में मनाया जाता है 100 ड्रम महोत्सव। आई थिंक सो, ठीक है, देख लेंगे बाकी बाद में। इंग्लिश में देख लो और हिंदी में देख लो। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। देखो वैसे मेरी साइंस बहुत खराब है, बट ये जो परमाणु क्रमांक है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछता है और एनटीपीसी में बार बार पूछा गया है इन क्वेश्चंस को। और शायद 12 का भी पूछा है, ये एनटीपीसी में ही आया हुआ है। तो सी ए मतलब कैल्शियम का तो शायद 20 होता है, आई थिंक 20 या 30 होता है ना, 20 होता है शायद। मैग्नीशियम का होता है आई थिंक 12। ये उसमें आया है शायद, एनटीपीसी में ऑलरेडी आया हुआ है क्योंकि मेरे नोट्स में है, मैंने देखा है इसको। तो मैं ये सब चीज़ें लिख लेता हूँ, साइंस अलग की बहुत ख़राब है। बट मेरे को लगता है पीवाई क्यू में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। और बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ए और बी अलग अलग एक काम को 60 और 70 दिनों में कर सकते हैं, तो ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 कॉमन हो गया, 7 6 42, तो 420 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 7 6 42, 6 7 42, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। यदि बी प्रारंभ करके एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, तो वो बी से प्रारंभ करके एक दिन बारी बारी से करते हैं। तो पहले दिन बी करता है 6 काम, अगले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। तो इस तरीके से ये स्लॉट में चलते रहेंगे। तो एक स्लॉट में कितना काम हो रहा है? 7 6 13। एक स्लॉट में 2 दिन है और काम कितना हो रहा है? 13। तो टोटल काम कितना? 420। तो अगर मैं मानो एक स्लॉट में 13 काम हो रहा है तो 420 काम कितने दिन में हो जाएगा? 13 3 39, 3 बचा और इधर चला गया, ये कितना हो गया? 13 दूनी 26। तो 4 काम बच गया, बाकी सारा काम हो गया, है ना, 4 शेषफल बच गया ना। तो 32 स्लॉट में सारा काम हो गया, 4 छोड़ के। तो एक स्लॉट में 2 दिन है, तो 32 स्लॉट में कितने दिन होंगे? 64 दिन। तो 64 दिन में ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था, 4 काम बच चुका है। अब देखो, पहले बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी, फिर ए। तो यानी ए पे खत्म होगा काम, एंड का जो स्लॉट है वो ए पे खत्म हो रहा है। तो अगले दिन अब कौन करेगा? बी करेगा काम। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। उसको काम कितना करना है? 4 करना है। तो 64 दिन तो कंप्लीट है और बाकी बी करता 6 है और करना 4 है उसको। तो 2/3। और वैसे भी इससे ही आप निकाल सकते थे कि 64 दिन तो पूरे हैं, उसके बाद एक पूरा दिन नहीं होगा, है ना, क्योंकि बी एक दिन में 6 काम कर सकता है, उसको 6 से कम काम करना है तो वो एक दिन से कम में ही कर देगा। तो 64 सही, 2/3 आंसर। चलिए, इसने क्या बोला? एक सुबह योगेश अपने घर से दूसरे शहर अपनी बहन से मिलने के लिए निकलता है। वह पहले उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो मैंने माना ये पॉइंट, अब देखो सबसे ऊपर उत्तर होता है, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, नीचे की तरफ साउथ। तो वो पहले उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर आगे चलता है। पूर्व की तरफ मुड़ के इसने कितना चला? 10 किलोमीटर। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो फिर से उत्तर की तरफ चला और 30 किलोमीटर चल दिया। अंत में वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और अपनी बहन के घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चलता है। तो इधर फिर मुड़ा और 20 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। क्या पूछ रहा है? उसका घर उसकी बहन के घर की दिशा, उसके बहन के घर से किस दिशा में है? यानी इसका जो घर है, इसकी बहन के घर से किस दिशा में है? तो इसका बहन का घर यहाँ पे है, तो इधर हो गया अपना ये वेस्ट और नीचे हो गया साउथ, और इसके बीच में है ये, तो कहाँ पे हो गया? साउथ वेस्ट में। तो दक्षिण पश्चिम में हो गया। अच्छा, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने उसने ये नहीं पूछा कि उसके घर की तुलना में उसकी बहन का घर कहाँ पे है। उसने कहा उसका घर किधर है उसकी बहन के घर की तुलना में, ठीक है।
तो दक्षिण पश्चिम इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं, हिंदी में। विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है। ऊर्जा ई होती है, विकिरण, आवृत्ति, ये सब भाई साइंस मेरे सर के ऊपर से जाती है। मैं स्किप करता हूँ साइंस के जो क्वेश्चंस PYQ के या फिर जो क्वेश्चन बायोलॉजी के बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होते हैं, वही मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। 6 छात्र हैं, A से F तक एक वृत्ताकार मेज पे केंद्र के सम्मुख। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, फिर बना देना है डायग्राम। वृत्ताकार मेज, हाँ आज गोला एकदम सही बना है। 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। B A के सामने बैठे हैं, आप पता नहीं आमने सामने कहाँ पे बैठे हैं। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के सामने करना, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन से शुरू करना है आपको, ठीक है। C B के ठीक दाएं हैं, तो ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। B अगर मैं बैठा दूं यहाँ पे, तो C B के ठीक दाएं, यानी कि C यहाँ पे बैठा है, ठीक है। D A के बगल में नहीं बैठा है, तो A कहाँ पे है, B के सामने है A, तो A यहाँ पे है, ठीक है। B के सामने हो गया ना ये, ठीक है। इसने बोला A के बगल में नहीं बैठा है कौन, D, तो D यहाँ पे भी नहीं बैठा, यहाँ पे भी नहीं बैठा, एक ही जगह बची है, कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा होगा फिर, जब यहाँ नहीं बैठा तो, ठीक है। E C के बगल में नहीं बैठ सकता, E जो है वो C के बगल में यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ बैठेगा ना E। दो जगह है, एक जगह नहीं बैठ सकता तो दूसरी जगह बैठ जाएगा। A के ठीक बाएं कौन है, A के दाएं तो ये है, और बाएं कौन है जो नहीं बैठा है अभी तक, तो A बैठ गया, B C D E F, F बचा ना, तो F यहाँ बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लीजिए और फिर हिंदी में पढ़ लीजिए। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर वर्ष डैश में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। तो भारत में पहला कब आ रहा है ये? मतलब पहला कब नहीं, मतलब उस पर दिल्ली पर अधिकार कब कर लेता है? पानीपत के युद्ध में 1526 में, ठीक है। चलिए, ये सूची दी गई है, लिस्ट दी गई, इनमें मिलान करना है, तो नीचे ऑप्शंस देखते हुए चलेंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का संबंध इनमें से किसमें है? होम रूल। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो गठन है वो तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, तो इस हिसाब से तो थर्ड का बी होना चाहिए। तो थर्ड मतलब सी है ये, और सी का 2, तो सी का 2 यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये 2 ऑप्शन खत्म, सी का बी यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है जी। चलिए, और एनी बेसेंट जो है इनका संबंध होम रूल से है ना, तो यानी कि सेकंड का बी का 1 होगा, तो बी का 1 यहाँ पे नहीं है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, खत्म काम। दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे INC के बिल्कुल सही है, तो आपने जब ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिए 3, तो खत्म काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखिए, पॉज करके देख लिया करो इंग्लिश में, ठीक है। आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, शंकुआकार तंबू बनाया गया है, तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में अतिरिक्त 10% कपड़े की आवश्यकता होती है, तो आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तंबू बनाया गया, अब ये चीज़ ध्यान से पढ़ा करो, अब व्यास दिया है, तो आधार का व्यास है ये, ठीक है, तो रेडियस इसकी आधी होगी, ठीक है ना। कई बार हम व्यास नहीं देखते और इसको रेडियस की जगह पे रख देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। इसने बोला रेडियस कितनी है, देखो शंकुआकार तंबू बनाना है तो आपको ऐसा तंबू बनाना होगा, ये शंकु है आपका, ठीक है। इसने बोला व्यास 10 है, तो ये पूरा 10 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये हाइट इसकी कितनी है? 12। अब आपको पता है ना, मैं बार बार, आप ये मत करिएगा कि ट्रिपलेट बनाने बैठे हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। आप इसको याद कर लीजिए, बार बार आता है ना, 5 12 13, तो 5 12 13 होती है ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की, ठीक है। 5 ये है, 12 ये है, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आता तो फिर वैसे ही करिए कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। बोला कि इसने सिलाई में 10% एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा, ठीक है। आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बताना है तंबू बनाने में। देखो जब तंबू बनाया जाएगा तो ऊपर वाला एरिया ही तो बनाएंगे, या नीचे वाला भी कपड़े से बना देंगे, तो अंदर कैसे जाएंगे इसमें? तंबू बनाने के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए होता है केवल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तंबू बनाने के लिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होता है? πRL। तो पाई की वैल्यू इसने 3.14 बोली है, तो एक सेकंड, ऑप्शन में तो पाई रख रखा है, यहाँ बोल रहा है पाई की वैल्यू रखो बेफिजूल में, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है आपको। R कितना है? ×5, और L कितना है? L आपको पता है ना, सिलेंट हाइट होता है, सिलेंट हाइट कितनी है? ये होती है, ये तिर्यक ऊंचाई है ना, ये होती है 13, तो ×13, इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, इतने मीटर स्क्वायर की। बट इसने बोला
कि जितना मीटर कपड़ा चाहिए उससे 10% एक्स्ट्रा लगता है, इतना मीटर चाहिए, बट हमें इसके 110% का मान निकालना है। 10% एक्स्ट्रा भी तो चाहिए, तो 100% की वैल्यू ये है, तो 10% एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो टोटल कपड़ा कितना चाहिए, इसका 110% चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 0.5 आना चाहिए, दो ऑप्शन है, 0.5 है। देखें 13 एकम 13, 13 और 1 14/2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2.5, 71.5 पाई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है ना, केवल साइन रखना है आपको यहाँ पे। 67C का मतलब क्या है, +429, ये इतनी बड़ी संख्या, तो ए का मतलब डिवाइड ही होगा, ए का मतलब डिवाइड ए का मतलब डिवाइड है। ठीक है, 11, बी का मतलब क्या है, ×5, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है -85। ठीक है, चलिए तो इसको पहले डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 तिया 33 और 43, 9 11 निम्मा 99। ठीक है, तो 67 + 39 × 5, तो 4×5 20, 20 में से 5 गया 195। ठीक है, 200 में से 5 गया 195 -85, तो 195 में से 85 गया 110 बचा, और 110 में 67 जोड़ा 177, 177। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो और फिर हिंदी में देख लो। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये बार बार आया हुआ भी क्वेश्चन है, और पिछले शायद एक आध मॉक में भी आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को, जो कि कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में। ठीक है, जिसको हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 280 का x% बराबर 240 का 15% + 310 का 20%। अब इसकी इक्वेशन मत बनाना, सीधा लिखना। देखो 280 का मतलब होता है ×x%। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, बराबर कितना है, 240 का 15%, सीधा 15% लिखो आप। 240 का 15% कैसे निकालोगे, देखो एक जीरो हटाएंगे तो 10% मिल जाता है हमें, एक जीरो हटाने से 10% मिल जाता है। ठीक है, 10% 24 है, अगर 10% 24 है तो 5% इसका आधा होगा ना, तो आधा कितना हो गया, 12, तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई, 36। ठीक है, प्लस 310 का 20%, तो 31 दूनी 62। कैसे, 10% के लिए 0 हटा दिया और 20% के लिए ×2 कर दिया। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मिला के कितना हो गया, 8, तो 98 हो गया। अब ये कितना यहाँ पे, ये नीचे क्या है, डिवाइड में ना 10, तो यहाँ पे आके × में हो जाएगा, और यहाँ पे ये 28 जो है × में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 2×5 10, 7×5 35, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो आप इसको और फिर हिंदी में देख लो। ठीक है, चलिए कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा 12 फरवरी 2011 को शनिवार था, 13 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आपको पता है आपको 11 से 15 पे जाना है। जब एक साल आगे जाते हैं ना, लीप ईयर को छोड़ के, जब एक साल आगे जाएंगे सेम डे, जैसे मैंने कहा 12 फेब को 2011, 12 फेब 2011 को शनिवार है। ठीक है, जब एक दिन आपको आगे जाना है, यानी 12 फरवरी 2012 पे जाना है आपको, जब एक दिन आगे आप जाते हैं तो +1 डे हो जाता है, यानी कि 12 फरवरी 2012 को शनिवार से एक दिन ज़्यादा, यानी कि रविवार होगा। ठीक है, लेकिन लीप ईयर होता है तो 2 दिन आगे जाना होता है। ठीक है, तो हम 12 फेब 2012 पे आ गए तो +1 करना पड़ा। अब दो देखो यहाँ पे 12 फेब है ना, तो यहाँ पे जब 2013 में जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक 29 की फरवरी भी तो होगी, तो फरवरी में एक दिन ज़्यादा होगा ना, तो 12 से 13 पे जाने में +2 करना पड़ेगा। 13 से फिर 14 पे जाएंगे तो +1, और 14 से 15 पे जाएंगे तो +1। ठीक है, तो अब हम आ गए 12 फरवरी 2015 पे, और कितने दिन प्लस करने पड़ेंगे हमें, 1 2 और 1 3 4 5, 5 दिन प्लस करने पड़ेंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है, 13 फरवरी 2015, तो 12 से 13 पे जाने के लिए भी एक दिन प्लस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो 5 और 1 6, तो 6 दिन प्लस करने पड़ेंगे शनिवार में। अगर शनिवार में 7 दिन प्लस कर देंगे तो अगला शनिवार आ जाएगा, और -1 करेंगे तो शुक्रवार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग से विकसित होता है, तो फल जो होता है वो किससे विकसित होता है, वर्तिकाग और पुमंग तो हो ही नहीं सकते, अंडाशय से विकसित होता है। ठीक है,
ये तो बहुत इजी होते हैं, तो आपने शायद 7वीं क्लास या 8वीं क्लास में पढ़ा भी होगा साइंस के एनसीईआरटी में। कौन सा अंग पित्त रस, पित्त द्रव का उत्पन्न करता है? तो पित्त रस कौन उत्पन्न करता है? आपका यकृत, लीवर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको और फिर हम हिंदी में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। टेंट हाउस के वृत्ताकार आधार, एक टेंट हाउस है जिसका वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, फिर शंकुआकार तंबू के घुमावदार सतह क्षेत्र को कवर करने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बताना है। शंकुआकार तंबू के घुमावदार सतह के क्षेत्र को, तो यानी कि शंकुआकार है ना, ये जो टेंट हाउस है ये शंकुआकार है, ठीक है। इसने बोला क्या, इसके आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या होता है इसका, ये वृत्त की शेप में होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी ना आपको। तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आधार वृत्त की शेप में होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये सॉरी, ये दे रखा है आपको 308 मीटर स्क्वायर, तो पाई को इधर ले जाएंगे तो पाई 22/7 होता है, इधर आके 7/22 हो गया, ठीक है। तो 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11×8 = 88, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये कितना हो गया 14 × 7, तो 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 2, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो 7 और 7 ये रूट के अंदर आ जाएगा ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आर स्क्वायर बराबर ये है, तो आर बराबर रूट ये हो जाएगा, तो 7 और 7 दोनों रूट के अंदर है, तो बाहर आके एक साथ हो जाएगा, और ये जो 2 है वो रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई 7√2, ठीक है। तो हमने लिख दिया ऊपर, रेडियस आ गई हमारी 7√2, ठीक है। ये है हमारा शंकुआकार टेंट हाउस यानी कि तंबू, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई लिख दिया हमने, और इसकी ऊंचाई कितनी है, सेम इतनी ही ऊंचाई है इसकी, 7√2। शंकुआ शंक्वाकार तंबू के घुमावदार सतह क्षेत्र को कवर करने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा कपड़े का वो पूछ रहा है, घुमावदार, शायद ये यही कहना चाह रहा है कि जो इसका वक्र पृष्ठ है, जो कर्व सरफेस है ना, इसको कवर करने के लिए कपड़ा कितना चाहिए, अगेन वही पाई आर एल, है ना। कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको आपको देखो यहाँ पे एल निकालनी पड़ेगी, एल क्या होती है, ये स्लैंट हाइट ये वाली, है ना। तो रेडियस कितनी है 7√2। अब आपको पता ही है क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनता है ऐसे करके, तो ये क्या है आपका कर्ण है, तो कर्ण को मैं के मान लेता हूँ, तो के का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग, तो लंब कितना है 7√2, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो आधार भी इतना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 49×2 = 98 प्लस 49×2 = 98, तो ये कितना हो गया, 200 में से 4 गया 196, और 196 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे रखा है ना, तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, स्लैंट हाइट आ गई 14, ठीक है। तो पाई आर एल निकालिए, यहाँ पे निकाल लेते हैं, पाई कितना है, पाई में तो नहीं दे रखा ना वैल्यू, ठीक है। पाई आर कितना है 7√2, और एल कितना आ गया आपका 14, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, और 14 × 22, तो √2 बचा पहले, तो एंड में √2 आ जाएगा, फिर 14×2 = 28, 14×2 = 28 और 2 30, तो 308√2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 2 क्वेश्चन मार्क है, तो अगर हम पहले वाले ही निकाल लें तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला सभी ऑप्शन में अलग अलग है। तो यहाँ से 56 से 144 पे जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, 56 से 144 पे जब हम जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -12, -12 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, 44 से 33 -11, यहाँ पे -10, अच्छा एक एक कम करके माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे -9 हो रहा है ना, 3 और 6 और 3 9, -9 हो रहा है, तो अब -8 हो जाएगा, और -8, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, तो 106 इसी ऑप्शन में है केवल, ठीक है। बाकी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, -7 किया 99, -6 किया 93, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में और हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है जिसे नीले लिटमस को लाल कर देता है। भाई खट्टे कौन होते हैं, अम्ल, एसिड खट्टे होते हैं ना, और वो नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है। और इनका जो पीएच वैल्यू होती है आपको पता है ना, पीएच वैल्यू कितनी होती है 0 से 7,
और 7 से 14 किसकी होती है? क्षार की होती है। ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में और हिंदी में। उस विलयन का पीएच मान कितना होगा जो लाल, बताओ। सेम क्वेश्चन अभी मैंने पीछे आपको समझा दिया और वही पूछ लिया, देख रहे हो, भविष्यवाणी। पीएच मान कितना होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखो, नीले को लाल कौन करता है? एसिड करता है। और लाल को नीला कौन करता है? ये तो आपने स्कूल में प्रैक्टिकल भी किया होगा ना, वो छोटी छोटी चिट देते थे, पेपर, लिटमस पेपर देते थे सर, और उसे डुबा डुबा के देखते थे ना। हाँ। तो लाल को नीला कौन करता है? अ, क्षार करता है, क्षार। क्षारक और अम्ल आपने पढ़े ना, क्षारक, ये करता है। और इसका ये जो पीएच वैल्यू होती है, देखो 7 पे होता है उदासीन, आपको पता है, ये 0 और यहाँ पे ये 14। तो ये होता है क्षार यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे होते हैं एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है। तो क्षारक का होगा 7+ यानी कि 10। एक ही ऑप्शन है जिसमें 7+ है। चलिए। क्या बोला इसने कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक चोर को पुलिस पीछा करती है उसका, और पुलिस की गति है इतना। ठीक है। चोर पुलिस से इतने मीटर आगे है, तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा? देखो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ, मतलब माने यहाँ पे डिस्टेंस है इनके बीच में 85 का। चोर यहाँ से भागना शुरू कर रहा है सेम टाइम पे, उसके पीछे पुलिस भागना शुरू कर रही है, और ये एक जगह पे मिलेंगे क्योंकि चोर पकड़ा जाएगा। तो जो इनके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा ना, जो इनके द्वारा, पुलिस और चोर के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, वो उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में इनकी स्पीड है। तो स्पीड किसमें? 7 और 8 है। 7:8 में होगी ना स्पीड। चोर की 7 स्पीड है और पुलिस की 8 स्पीड है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा ना इनके बीच में, तो वो भी इतना ही होगा। अगर चोर 7 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पुलिस 8 करेगी। लेकिन पुलिस चोर से कितना ज़्यादा चलेगी? इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 85 मीटर का है। तो चोर पुलिस से 85 मीटर ज़्यादा चली, सॉरी, पुलिस जो है वो चोर से 85 मीटर ज़्यादा चलेगी। और यहाँ पे कितना ज़्यादा चल रही है? 1 यूनिट ज़्यादा चल रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो पूछा गया पुलिसकर्मी कितना समय लगेगा उसको पकड़ने में, तो देखें पुलिसकर्मी कितना भाग रहा है, 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 8 यूनिट की कितनी होगी? 8 × 85। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पुलिस। ठीक है। वो कितने समय में इतने डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाएगी, ये आपको देखना है। देखो, पुलिस की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर इंटू, ये मीटर में है, तो आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 8, बड़े से छोटे पे जाएंगे तो 5/18। ये कितना हो गया? 2 × 8, 2 × 18। तो 20/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना है, कितनी देर में ट्रेवल कर लेगी? तो 20/9, इतना 1 सेकंड में करती है, तो ऊपर चला गया ये 9। ठीक है। इसको काट दें, यहाँ से ऊपर चला गया, 5×6 = 20, 5 × 5 = 5×7 = 35, 4 × 4 = 4, 2 × 8, कितना बचा? 34 × 9। तो 34 × 9, 34 इंटू, ये 34 × 9, देखो ये सेकंड आ रहा है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ, ये सेकंड आ रहा है। तो अब मैं यहीं से कर देता हूँ इसको, ये जो है ना, ये इतनी सेकंड में इसको पकड़ लेगा। मिनट के लिए, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 60 करना पड़ता है, 60 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से करें, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 0, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो 17×3 = 51, 51/10, 5.1। तो 5.1 मिनट में जो है पुलिस इसको पकड़ लेगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? मधुमेह रोगी फल खा सकते हैं, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के आधार पे क्या क्या कंक्लूजन डिराइव किए जा सकते हैं, आपको बताना है। शर्करा अपने प्राकृतिक रूप में नुकसानदायक है। ये तो ये बोल ही रहा है कि भाई फल खा सकते हो आप, यानी कि फल में जो नेचुरल शुगर होती है वो तो फायदेमंद है ना, नुकसानदायक कैसे हो सकती है? तो पहला तो गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन अलग अलग हो गया ना स्टेटमेंट ये। फलों के सेवन से शरीर के सामान्य चयापचय के लिए पर्याप्त मात्रा में शर्करा उपलब्ध हो जाती है। हाँ, तो फलों के सेवन से हो जाती है, शर्करा उपलब्ध हो जाती है पर्याप्त मात्रा में चयापचय के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, जब भी तो वो कह रहे हैं फल खा लो। तो आई थिंक सेकंड वाला ही करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना आनुवांशिक पदार्थ और राइबोसोम होता है? किसका होता है? ये शायद मैंने पढ़ा हुआ तो है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कोई। अब ये पता नहीं यार, अभी बाद में सोचेंगे ना। साइंस के ऐसे ही है, मैं पीवाई क्यूज ही पढ़े हुए हैं। कामसूत्र, कामसूत्र डैश के द्वारा लिखा गया है, तो भाई ये वाली बुक तो आपको पता ही होगी। जिसको किसी बुक के राइटर नहीं पता उसको इस बुक के राइटर तो जरूरी पता होंगे। तो वो किसने लिखी थी? वात्स्यायन जी ने लिखी है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। ए और बी ने कुछ निवेशों के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। 8 महीनों के अंत में ए साझेदारी छोड़ देता है, मतलब ए ने केवल 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और अपनी धनराशि वापस ले ली। ए और बी ने वर्ष के अंत में इतने रेशियो में लाभ प्राप्त किया। तो बी ने अगर इतने रुपए इन्वेस्ट किए थे तो ए ने कितने इन्वेस्ट किए? देखो, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा? ए ने इन्वेस्ट किया कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है ना। बी का दे रखा है ना, हाँ ठीक है। अपॉन बी ने इन्वेस्ट किया, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया? ए की इन्वेस्टमेंट मैंने ए रुपए मान ली, ठीक है। बी ने इन्वेस्ट किया 36,000 रुपये। और कितने महीने के लिए? बी तो पूरा टोटल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया। और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है, तो यही हो गया रेशियो। ठीक है, तो अगर इसको अब हम काट दें तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, डबल ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके इनटू में हो जाएगा। तो ये 4500 और गुणा 12। ठीक है, तो ये 9 से कट गया, 9 पंजे 45, डबल ज़ीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो 1 2 3 है ना। 12 पंजे 60, एक जीरो आ गई थी। 6 पंजे 30, दो दो जीरो आ गई थी, 30,000। तो यही पूछा होगा शायद, ए ने कितने इन्वेस्ट किया? 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, सिंपल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो साइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा? देखो, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बोली है, जहाँ पे डिवाइड रखोगे ना, सबसे पहले उस जगह को चेक करो कि वो डिवाइड कंप्लीटली हो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे मेरे को इंटू हटा के डिवाइड रखना है, तो इंटू की जगह पे जब मैं डिवाइड रखता हूँ तो 16/11 कंप्लीटली कट पा रहा है क्या? नहीं, तो मैं इस ऑप्शन को पुट ही नहीं करूंगा। देखो, माइनस और प्लस, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। और डिवाइड हो पा रहा है क्या? अब 16 और 32 बिल्कुल हो पा रहा है, तो मैं इसको रख सकता हूँ ऑप्शन को, प्लस की जगह माइनस। 16 दूनी 32 इंटू 11, तो 2 गुना 11 22, माइनस की जगह प्लस 5। ये 22 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 8 5 13 माइनस का आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, तो माइनस की जगह जब मैं डिवाइड रखूंगा तो ये कंप्लीटली हो जाएगा कि डिविजिबल? 11/5 नहीं हो पाएगा ना, तो ये ऑप्शन भी पुट नहीं करना। प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस, तो हो पाएगा हाँ। 8 प्लस की जगह इंटू, 16 दूनी 32, इंटू की जगह प्लस, 11 - 5, तो 16। 11 में से 5 गया 6, तो 16 और 6 22। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे। पादपों में जल के ऊर्ध्वमुखी चालन के लिए जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक है। जाइलम जो होता है वो जल के संवहन में मदद करता है ना पादपों में। कौन सा जाइलम ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है? जीवित कोशिकाओं से कौन सा बना होता है? ये आया हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू। तो जाइलम तंतु या जाइलम मृदुतक, इंग्लिश में देखें इसको एक बार। कायमा फाइबर, तो फाइबर तो नहीं होता ना जीवित, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, सी। लेट्स सी, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए, 4 घंटियां इस इसके अंतराल पे बजती हैं, एक साथ 12 बजे बजना शुरू करती हैं, किस समय बाद दोबारा बजेंगी? बहुत बच्चा वाला सवाल। आपको पता है जब घंटियां इस टाइम के अंतराल के बाद बजती हैं तो एक साथ बजने के लिए कितने समय बाद ये एक साथ बजेंगी, उसके लिए हम निकालते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, तो 4 6 8 और 14 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने का सबका अपना तरीका है, मैं कैसे निकालता हूँ? ये 14 है, तो इसमें क्या है? 2 गुना 7 है। ठीक है, मैंने बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लिया। अब 8 को देखो, 8 में मेरे को क्या दिख रहा है? 2 गुना 4 दिख रहा है, तो 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 4 नहीं है, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया। 6, 6 को मैं 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 नहीं है, तो मैंने 3 इसमें दे दिया।
4 ऑलरेडी इसमें है, तो ये इनका एलसीएम हो गया। तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84, और 84 दूनी 168। तो इतनी इतनी सेकंड्स के अंतराल पे बजते हैं, तो एक साथ बजेंगे अभी 168 सेकंड के बाद। तो 168 सेकंड का मतलब क्या है, ये घंटे क्यों दे दिए, शायद ये 12 बजे को घंटे लिख रहे होंगे। तो 168 सेकंड मतलब 2 मिनट 120 सेकंड हट गई, तो कितना बचा, 48 सेकंड। तो 2 मिनट 48 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। शायद ये 12 आवर लिख रहे होंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है। 2 मिनट 48 सेकंड के बाद एक साथ बजना शुरू कर देंगे। इंग्लिश में देख लो, अब फिर हिंदी में देख लो। ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह और तुरंत पहले एक अक्षर है। तो अंक देखने पहली बात तो हमें, ठीक है, और जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह हो, तुरंत पहले एक अक्षर हो। तो अंक 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 ये है, तुरंत बाद इसके पहले तो कुछ है ही नहीं। अंक ये, तुरंत बाद एक चिन्ह नहीं है। अंक ये, तुरंत बाद एक चिन्ह है, उसके पहले अक्षर है क्या, नहीं। अंक ये, तुरंत बाद एक चिन्ह नहीं। अंक ये रहा, तुरंत बाद एक चिन्ह पहले अक्षर, ठीक है, एक ये हो गया। अंक 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 ये रहा, नहीं। अंक ये रहा, तुरंत बाद एक चिन्ह पहले अक्षर, नहीं। अंक केवल एक ही मेरे को दिख रहा है जिसमें तुरंत बाद एक चिन्ह है, उसके पहले एक अक्षर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है। एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन, पथ में परिवर्तन क्या कहलाता है, अपवर्तन, है ना। परावर्तन तो होता है टकरा के वापस आ गया। प्रकीर्णन मतलब भटक जाता है जो, शायद आई थिंक अपवर्तन ही होना चाहिए। ये तो होगा नहीं परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन में से एक होता है ना, अपवर्तन ही होता है यार, मेरे को पता है इतना तो। अगर भूल रहा हूँ थोड़ा बहुत तो देख लेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबको पता है, फीमर, है ना, आपके जांग वाली हड्डी, ठीक है। चलिए, अरे भाई हिंदी में देखें। इसने क्या बोला, इनका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक आपको पता है मीडियन क्या होता है, इन सभी डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बीच वाला जो अंक होगा वो इनका माध्यक होता है। तो देखो, हमें पता है कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं। तो अगर मैं इनको अरेंज करूंगा तो 5 इधर चले जाएंगे, 5 इधर चले जाएंगे, बीच में कौन सा बचेगा, 6 नंबर। तो मैं सबको अरेंज क्यों करूं, मैं शुरुआत से ये देख लेता हूँ कि 6 नंबर पे कौन सा आएगा, है ना। जैसे मैंने अरेंज करना शुरू किया तो सबसे पहले आएगा 1, फिर 2 आएगा, 2 इसमें है क्या, नहीं। फिर 3 आएगा, 3 इसमें, ये रहा। फिर 4 आएगा, तो 4 इसमें है क्या, नहीं। 5 इसमें है, ये रहा। 6 इसमें आएगा क्या, ये रहा। एक एक की बार है ना, ये 5 और 6 भी, ठीक है। 7 इसमें आएगा क्या, ये रहा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब 7 के बाद क्या आएगा, 8। तो ये 8 जो है ये 6 नंबर पे आएगा, बस उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं है। 8 हो गया आपका मीडियन, सिंपल, ठीक है जी। इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो अपना। ये देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे है ये, तो इसके अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे खाली आएगा, तो यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है। थर्ड में भरा हुआ है और फोर्थ में तो उल्टा दे रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट और सेकंड में से एक होगा, ठीक है। ये वाला खाली है, सामने वाला भरा है, तो नीचे वाला भरा होगा, यहाँ पे सामने वाला खाली होगा, तो नीचे वाला भरा, दोनों में है। लाइन कैसी, यहाँ पे सीधी है तो यहाँ पे भी सीधी, यहाँ लेटी है तो यहाँ पे भी लेटी होनी चाहिए, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में। आवर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की दृढ़ता को कहा जाता है। ये ध्वनि के सवाल पहले भी आया था ना। परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। पता नहीं यार, ये सब मैं साइंस में जीरो है हमारा मामला। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक, जो कि बना था कि ऑलरेडी PYQ का है, और शायद शायद ये GD में आया था आई थिंक। तो सस्ती धातु से बना होता था ये, PYQ का ही क्वेश्चन है, टोकन, ठीक है। चलिए, P को एक कार्य पूरा करने में Q से दुगना या R से 3 गुना समय लगता है। तो P को एक कार्य करने में समय, देखो P को एक कार्य करने में, पढ़े आगे क्या कह रहा है वैसे। एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को 2 दिनों में पूरा कर देते हैं, Q अकेला पूरा करने में कितना समय लेगा। तो PQR का रेशियो निकाल लूँ पहले अगर मैं एफिशिएंसी से, तो कंपेयर कर देता हूँ अलग अलग। P को Q
पी को एक कार्य पूरा करने में क्यू से दुगना समय लगता है, तो पी को यहाँ टाइम है, ये टाइम, ठीक है। पी को कितना टाइम लगता है क्यू से दुगना, अगर क्यू एक दिन लेता है तो पी 2 दिन लेता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा ये, ठीक है। अब आर से कंपैरिजन देखें, पी को क्यू से दुगना या आर से दुगना टाइम लगता है। तो आर अगर एक दिन में काम पूरा कर देता है तो पी 3 दिन में करता है, क्योंकि आर से 3 गुना समय लग रहा है इसको। तो ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 1:3, ठीक है। अब मेरे को इनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है कि एक दिन में कितना काम करता है, तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशियो निकालें। तो पी और क्यू का रेशियो कितना है, 1 और 2, और पी और आर, तो पी और आर का रेशियो दे रखा है, तो भाई अगल बगल होने चाहिए, तो इसको हटा के इसके बगल में लिख दो, ठीक है। तो पी और आर का कितना दे रखा है, 1 और 3, तो पी का 1 है तो 3 यहाँ पे है। ये अगल बगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बगल में जहाँ जगह खाली होगी ना, तो उसके बगल वाले को बिठा देना है। तो यहाँ पे जगह खाली है तो 1 आ गया, यहाँ पे जगह खाली है तो 1 आ गया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो अब, तो 3:1:2, ठीक है। ये आ गया आर पी क्यू का रेशियो। और ये कह रहा है कि अगर कार्य करते हैं 2 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं एक साथ मिलकर, तो एक दिन में वो कितना काम कर देते हैं, 3, 4, 5, 6। एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर देते हैं, और 2 दिन में वो पूरा काम कर देते हैं। तो इंटू 2, तो 6 दूनी 12, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो भाई टोटल काम 12 है, और पूछ क्या रहा है ये, क्यू को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो क्यू कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम 12 है, तो ये 6 दिन में काम पूरा कर देगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या ही इंग्लिश में देखोगे यार। ये बोल रहा है कि ये वाली आकृति इसमें किस में दिख रही है आपको। तो पहले मेरे को ट्रायंगल देखना, उसमें ये क्रॉस करते हुए ये देखनी है। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा, दूसरे में ट्रायंगल दिख रहा है क्रॉस नहीं कर रहा, तीसरे में दिख रहा है क्रॉस कर रहा है, चौथे में भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो तीसरा ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, ये दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, सीधा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 का विषय क्या है। अभी शायद ये पिछले कल या परसों के मॉक में आया था, जब हमने छोड़ दिया था, हमें पता नहीं था करंट अफेयर का। तो उसके बाद मैंने देखा था, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता, ठीक है। चलिए, इंग्लिश और हिंदी। बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, यदि इसके आधार का व्यास इतना है, तो बेलनाकार टंकी की गहराई कितनी है। सिंपल, आपको बोला है क्षमता, तो उसकी क्षमता बराबर होता है वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो आयतन क्या है, पाई R² H होता है, बेलन का, सॉरी। तो पाई कितना है, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है, देखो आधार का व्यास, तो आर हो जाएगा इसका आधा। तो R² इंटू एच कितनी है, एच ही हमें निकालनी है, तो एच की वैल्यू एच, और बराबर इसकी क्षमता दे कितनी रखी है, 563, ठीक है। तो भाई कर दो, इसको एच निकालना है ना, तो ये 7 जो है यहाँ पे, ये इधर जाके इंटू में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो, और ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी, 22 और गुणा 4×4 = 16, ठीक है। तो ये सब यहाँ से खत्म, एच बराबर कितना आ गया, ये एच अलग रखो इसको, ठीक है। ये 22 नीचे है, इसके इसके नीचे, ठीक है। तो इसको काटते हैं, तो पहले 16 से काटते हैं, 16 कम 16, 16 16 थी 48, ठीक है। कितना बचा, 50, 6 8 बचा, 16×5 = 80, 16 दूनी 32, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो ये कितने से कट गया, 16 से, 2 एकम 2, 2×6 = 12, 16×7 = 112, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 112। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब जल्दी से चलते हैं थोड़ा, है ना। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। 15 को ये लिखा जा रहा है, तो ये तो 12 का क्यूब है, और ये 8 का क्यूब है। तो 12 मतलब 15 से 3 कम का क्यूब, 11 से 3 कम का क्यूब, तो 12 से 3 कम क्या होता है, 9, तो 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा या ऊष्मा को सरलता से प्रवाहित होने देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऊष्मा का सुचालक ही तो होगा जिसमें से ऊष्मा निकल जाती है, कुचालक जिसमें से ऊष्मा प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। ये तो इजी है, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा था। एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को इतने दिनों में पूरा करने के लिए इतने कर्मचारियों को नियुक्त किया, 50 दिन में 1/4 कार्य ही पूरा हो पाया। संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
हम्म, तो ये क्या कह रहा है, संपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त काम कर्मचारियों को पूरा करना होगा, नियुक्त करना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है M1D1 का, M1D1 अपॉन में W1। ठीक है, तो इसने बोला पहले एक चौथाई काम हो चुका है, तो एक चौथाई काम 200 कर्मचारी नियुक्त किए हैं और 50 दिन तक काम हुआ है, तो M1 मतलब मैन कितने हैं 200, और कितने दिन तक काम हुआ है 50 दिन तक, D1, और काम कितना कंप्लीट हो चुका है 1/4, तो वर्क 1/4 कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब बचा हुआ काम हमें करवाना है ना, तो बचा हुआ काम कितना है 3/4, 4 में से एक काम हो चुका, तो बचा हुआ काम कितना है 3/4। ठीक है, M1 कितना है, कर्मचारी कितने हैं, कर्मचारी नहीं पता कितने हैं, वही तो हमें बताना है कि कितने काम, कितने कर्मचारी चाहिए इसको करने के लिए। तो यहाँ पे हमने कर्मचारी मान लिया X इंटू डेज कितने लगे, कितने चाहिए भाई, टाइम पे काम पूरा होना चाहिए, 50 दिन हो चुके हैं और 150 दिनों में टोटल काम पूरा होना चाहिए, तो अब 100 दिन बचे हैं इनके पास, 100 दिन में इसको काम को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो भाई अब देखें इसको, 4 से ये 4 ऊपर चला गया इंटू में, है ना, ये ऊपर चला गया, ऊपर 4 यहाँ पे, यहाँ से हट के, और ये वाला भी 4 ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से हट के। तो ये 3 जो है यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे आके इंटू में आ गया 3, और यहाँ पे ये चीज़ें इंटू में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो 200 एकम 200, 200 दूनी 400, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे आ गई 300। तो ये 3/4 काम जो है ये 300 लोग करेंगे, 3/4 जो काम है इसको 300 लोग करेंगे, 200 लोग आपके पास ऑलरेडी हैं, तो कितने एक्स्ट्रा कर्मचारी चाहिए आपको, 100। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। इंग्लिश और हिंदी। एक परिवार के 6 सदस्य, ओ एन का पिता है, तो ओ जो है ये पिता है किसका, एन का। ठीक है, एन एम की माता है, तो एन जो है माता है किसकी, एम की। एम आर का पुत्र है, तो भाई माता एन है तो आर का पुत्र है, तो आर इनके पिताजी होंगे ना, और ये पुत्र है एम। ठीक है, एस और एम विवाहित युगल हैं, तो एम के साथ विवाह हो चुका है किसका, एस का। ठीक है, पी एम की बहन है, तो पी बहन है एम की, तो एम की बहन कौन है भाई, पी है। ओ पी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी से ओ का क्या कनेक्शन है, ओ की सॉरी पी की माता के पिता यानी कि नाना हो गए, ऑप्शन नंबर सी, नाना जी हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश में देख लो और फिर हिंदी में देख लो। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पीटी उषा, बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमें पता नहीं है, बाकी मैंने पीटी उषा को बहुत बार देखा है, फेडरेशन वगैरह से रिलेटेड है शायद ये, तो मैं तुक्का मार रहा हूँ, मुझे पता नहीं है इनका, है ना, मेरे को पता नहीं है, अभी करंट अफेयर का बिल्कुल भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में डैश के द्वारा की गई थी। आरपीएफएसआई में सेम यही क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में, आरपीएफएसआई के एग्जाम में। ठीक है, तो नागभट्ट फर्स्ट इसका सही आंसर। ठीक है, इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में देख लो। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया था भाई, अहमदुल्ला उमरजाई। ये पहले मॉक में भी आ चुका है और ये तो आपको पता ही होगा, आपने कई बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी सुना होगा, कमेंट्रेटरी कह रहा हूँ, कमेंट्री में बोलते हुए कि भाई उमरजाई जो है इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, एक दुकानदार अपने अपनी वस्तु पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और मूल्य अंकित मूल्य से 10% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक त्रुटिपूर्ण तुला मतलब बेईमानी करता है और 870 ग्राम को 1 किलो की जगह पे बेचता है वो। ठीक है, 1 किलो का बाट है उसमें उसने 870 ग्राम ही रखा हुआ है। शुद्ध लाभ बताना है कितना है। देखो शुरुआत से करते हैं बिल्कुल आराम से फ्लो में। तो 100 रुपए की कोई चीज़ थी, हमने माना कोई चीज़ 100 रुपए की थी, ठीक है, उस पर 30% अधिक मूल्य अंकित किया इसने, तो हमने मूल्य कितना अंकित किया, 130 रुपये अंकित कर दिया। ठीक है, अब उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दे दी, तो इस पर 13 रुपए की छूट दे दी, तो ये कितने की हो गई, 117 रुपए की हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 100 रुपए की जो चीज़ है उसको वो 117 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है, बस उसने ये कह दिया कि एक ये जो है ना ये बेईमानी कर रहा है और 1 किलो यानी 1000 ग्राम के स्थान पे वो कितना दे रहा है, 870 ग्राम दे रहा है। तो अगर मैं रेशियो से जीरो काट दूं तो वो 100 की जगह कितना दे रहा है, 87 दे रहा है। तो मैंने कहा 100 रुपए का सामान है, तो 100 रुपए के सामान को 117 में दे रहा है, बट वो 100 रुपए की जगह कितने का सामान दे रहा है, 87 का सामान दे रहा है केवल। तो 87 का सामान वो 117 रुपए में दे रहा है।
तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? 8 और 3 11, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 87 पे। और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 3000/87। तो ऑप्शन बहुत नज़दीक है, कर लेते हैं, ठीक है। 87 और 3000, तो 87 और 3000 करिए। 8 तिया 24, 3 बार में जाएगा। 8 तिया 24, 3 सत्ते 21, ठीक है। 26 हो जाएगा ये, 3 सत्ते 21 है ना। ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ पे? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3 और 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। तो अराउंड 4 के आसपास जाएगा। 34 पॉइंट, अब चौक 36 है ना, तो 7 चौक 28, 33 34। तो ये कितना हो गया? 348 हो गया। 10 में से 2 गया 0, सॉरी 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, अब यहाँ पे आ गया 0। तो ये कितनी बार में जाएगा? 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो अराउंड फिर से 4 के आसपास जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, तो पॉइंट के बाद 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, इसको कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जल्दी से चलते हैं ना। सभी ट्यूब पाइप हैं, तो सारी ट्यूब क्या है? पाइप है। सभी स्विच पाइप है, तो पाइप के अंदर स्विच भी है, ठीक है। सभी पाइप बोर्ड हैं, तो ये सारे पाइप क्या है? बोर्ड है, ठीक है। निष्कर्ष, सभी स्विच बोर्ड हैं, तो ये सारे स्विच बोर्ड के अंदर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। सभी बोर्ड ट्यूब हैं, तो सारे बोर्ड ट्यूब हैं क्या? नहीं, सारे ट्यूब तो बोर्ड हैं, लेकिन सारे बोर्ड ट्यूब नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। कुछ बोर्ड स्विच हैं, तो इन बोर्ड में से कुछ स्विच है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में और फिर हिंदी में। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है, तो बाहर किस उठा हुआ किसका होता है? उत्तल, ऊ से उठा, ऊ से उत्तल, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जो है वो शायद शायद कह रहा हूँ, उठा हुआ होता है, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने? ट्रिगो का है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसका मान रख सकते हैं क्या? कॉस का मान रखेंगे, तो अगर मैं यहाँ 1 बना दूँ तो 1 और 2, और यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस की संख्या तो नहीं हो सकती, तो क्या कर सकते हैं हम? इसमें आइडेंटिटीज रखनी पड़ेगी। तो 1 + cos 2a की वैल्यू क्या होती है? cos 2a की वैल्यू होती है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है। अपॉन में 1 - सेम चीज cos² थीटा माइनस sin²थीटा, ठीक है। अब देखो ये 1 और ऊपर भी 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये cos² थीटा माइनस का हो जाएगा, प्लस sin² थीटा हो जाएगा। 1 + cos² A माइनस sin² A अपॉन में 1 - cos² A और प्लस sin²A। अगर मैं बाहर ले लूँ इसमें माइनस कॉमन, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो ये -1 -cos² थीटा प्लस sin²थीटा, ये 1 + cos 2a की वैल्यू होती है या फिर cos 2a की वैल्यू होती है? इसको बाद में देखते हैं अभी, है ना। क्योंकि यार रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, तो सारी वैल्यूज जो हैं वो सब आइडेंटिटीज और वैल्यूज सब भूल चुका हूँ। पैकेट को ये लिखा जाता है, तो जल्दी से इसका वो लिख लो, PAC सॉरी K11 होता है ना, KE और T, 6 7 3 10 11 5 16, 1 2 3 4 5, 56 को 62 लिख रखा है। अब तुरंत ये देखो 62 क्यों लिख रखा है? इसकी वैल्यू, इसकी जो अल्फ़ाबेट है इसको प्लस करके देखो, 2 4 6, तो 56 में इसके अल्फ़ाबेट की वैल्यू प्लस कर दी, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट चेक करो जल्दी से, पोस्ट POS और T, तो 6 5 11 9 20, 2 3 4 5 6 7 70, 70 में 4 जोड़ दिया, बिल्कुल सही। तो अब देखो ये पूछा पीपल, तो पीपल में PEOPLE, ठीक है। तो 10 6 16, 20 2 22, 23 24, 24 और 5
29, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें जोड़ना कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है? IUPAC के अनुसार OH समूह के ये सब क्या है भाई, मेरे को नहीं पता। इंग्लिश में देख लो इसको और फिर हिंदी में देख लो। 1 विलियन में इतने ग्राम पानी, इतने ग्राम साधारण नमक, इतने ग्राम पानी में इतने ग्राम साधारण नमक है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता ज्ञात कीजिए। कुल मिला के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं ना। ये भी शायद साइंस का न्यूमेरिकल है। 320 ग्राम पानी में 33 ग्राम नमक है, तो टोटल विलियन कितने का हो गया ये? 50, 3, 53 का हो गया। और इसमें पूछा क्या है? द्रव्यमान पूछा है। तो जो ठोस वस्तु है कौन सी है ये? साधारण नमक है। तो ये 33 हो गया, इंटू 100 करेंगे तो कितना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? बहुत नज़दीक दे रखे हैं ऑप्शंस। तो ये 3300 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 से मल्टीपल 9 3 27, 9 5 45, 46 47, 9 3 27 और 4 31। तो 31779 आ गया। ठीक है। 10 में से 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 1, 0। तो 3 चौक 12, 3 पॉइंट लगा दिया इसके बाद और 0 लगा दिया। तो ये कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 के आसपास आना चाहिए। और 3 5, 3 इसमें और इसमें है, तो यहाँ पे ग्राम है या परसेंट है? द्रव्यमान परसेंट में ही आना चाहिए ना शायद। तो यार मुझे पता नहीं है साइंस वाइंस का, मैं परसेंटेज के साथ जा रहा हूँ। लेट्स सी। 9 और 3 12, प्लस 3 12 और 8 और 1 9, 21 में कितना जोड़ा ये? 31 और 5 15, प्लस 15। और इसमें कितना जोड़ा? 6 और 1 7, 3 और 2 5, 21। तो ये क्या हो गया? 3 में 6, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 जोड़ेगा अब। तो 27 जोड़ने पे ही आ रहा है। ठीक है, 27 और 6 कितना होता है? 33। तो 84 में 33 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 और 3 7, 8 और 3 11। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। +6 का गैप बना रखा है इसने। इंग्लिश, अबे भाई इंग्लिश। किसे मोलेसिस द्रोणी कहा जाता है? मोलेसिस द्रोणी होता है अपना म से मिजोरम। मोलेसिस द्रोणी, ये शायद PYQ का भी क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा खींची गई। तो भाई ये एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। यदि केंद्र से एक त्रिज्या त्रिज्या कह रहा हूँ त्रिज्या खींची गई है, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है? 6 और त्रिज्या कितनी है? 10। ठीक है, तो आपको पता है ये 8 हो जाएगा, ट्रिपलेट। ठीक है। तो अगर ये 8 हो गया तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा ऐसे करके, अगर लंब है तो ये। हम्म, तो 8 और 8 16। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में देख लो। उत्तर की ओर उन्मुख पंक्तियां बैठे हैं, बी डी की बाईं ओर से, बी डी के बाईं ओर बैठे हैं। तो बी जो है वो डी के बाईं ओर बैठे हैं। ठीक है। जो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन। मैंने आपको बताया जब यहाँ जो लिखा हो तो सेकंड पर्सन के बारे में बात चल रही है, और अगर और लिखा होता तो फर्स्ट पर्सन के बारे में। जो यानी कि डी जो है वो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी जो है वो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है। एफ सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो डी के दाईं ओर बैठा है। तो जो मतलब सी, सी डी के दाईं ओर बैठा है। डी के दाईं ओर कौन बैठा है? सी। और एफ सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी के बाईं ओर ठीक कौन बैठा है? एफ बैठा है। ए सबसे बाईं ओर बैठा है, तो ए सबसे बाईं ओर बैठा है। ठीक है। कौन सा सही है ये बताना इन ऑप्शन में से। सी बी के दाएं से 5वें स्थान पे है। सी बी के दाएं से 5वें, 1 2 3 4 चौथे पे है। ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पे है। तो ई सी के बाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पे, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? वो है अपनी क्षोभ मंडल। समताप मंडल में नहीं होते परिवर्तन ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे एरोप्लेन भी उड़ता है। आपने पढ़ा होगा NCERT में ज्योग्राफी की। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पे इतने किलोग्राम वजन तोलता है और इसे 4% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। देखो 1000 ग्राम के स्थान पे वो कितना तौल रहा है?
940 ग्राम तौल रहा है ना। यानी कि वो 1,000 रुपये की चीज़ 940 रुपये में दे रहा है। अगर मैं रेशियो तोड़ दूँ इसका, तो ये कह रहा है 100 रुपये की चीज़ 94 रुपये, सॉरी, 940 ग्राम दे रहा है 1,000 का बोल के। तो यानी कि 1,000 रुपये वाली जो चीज़ है वो 940 में दे रहा है वो। 1,000 ग्राम तौल रहा है, सॉरी, 1,000 ग्राम के बट्टे का यूज़ करके 940 ग्राम तोल रहा है बस। यानी कि वो दे तो एक्चुअली में 940 ग्राम रहा है, पैसे ले रहा है 1,000 ग्राम के। तो यानी 940 की चीज़ 1,000 में दे रहा है। तो मैंने रेशियो से काट दिया इसको, तो 94 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये में दे रहा है। ठीक है। और 4% का लाभ, तो इस पे एक्चुअल तो 100 रुपये प्राइस है उसका, तो 4% का लाभ भी ले रहा है, यानी कि 104 रुपये में बेच रहा है 94 रुपये की चीज़। तो कितने कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है इसको? 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 94 रुपये पे, इंटू 100। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 94 को भाग करना है किससे? 1 2 3। तो एकम 94, 6 बचा 0.0। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 9 पंजे 45, 9 6 54, तो 6 आना चाहिए। तो 6 ऑप्शन नंबर सी में ही है केवल। ठीक है जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो आप, और फिर हिंदी में देख लो, जल्दी से देखते हैं क्या बोला इसने। दाएं छोर से तीसरे तत्व और बाएं छोर से छठे तत्व के बीच कितने अक्षर हैं? दाएं छोर से तीसरा, तो दाएं से तीसरा ये, बाएं छोर से छठा, तो 1 2 3 4 5 6, छठा के बीच कितने अक्षर हैं? तो अक्षर देखने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 अक्षर हैं। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को कितने स्वतः अधिकारों की गारंटी देता है? 6 अधिकार है। 19 में आप सभी को बताए, तो बहुत इजी चीज़ है। तरल में किसी वस्तु के डूबने या तैरने को क्या निर्धारित करता है? द्रव्यमान, श्यानता, घनत्व। घनत्व निर्धारित करता है। अगर कोई ठोस चीज़ है तो वो जल्दी डूब जाएगी, और कोई जैसे बॉल है तो वो बॉल नहीं डूबती, क्योंकि वो अंदर से खोखली है। ठीक है। इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देख लो। यार ट्रिगो के रिवीजन करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है? ये होता है अपना कॉट, आई थिंक कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सेक स्क्वायर प्लस का है, ये सेक स्क्वायर माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो 0 बचा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर होना चाहिए, अगर मैंने आइडेंटिटीज गलत नहीं लिखी हैं तो। ठीक है। चलिए इंग्लिश। संचार, टेलीफोन, पत्र। आई थिंक ये कल या परसों के मॉक में भी आया था। टेलीफोन और पत्र दोनों ही संचार के साधन है, तो एक बॉक्स के अंदर दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश और फिर हिंदी। चूने के पानी में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो ये भी शायद कल के परसों के मॉक में आया था ना। तो हमने पानी से किया था, पानी को कहते हैं हाइड्रोक, ये तो सारी हाइड्रोक्साइड है, और चूना तो कैल्शियम होता है ना, तो और इजी कर दिया इन्होंने। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंग्लिश हिंदी। राज राजा राजा राज चोल प्रथम किस वर्ष राजा बने? राजा राज चोल ये कब बने थे? 1000 से पहले बने थे ना, 1984 के आसपास ना। तो ये होना चाहिए, आई थिंक 1000 से पहले ही थे ये। यार, यही होना चाहिए। चलिए इंग्लिश हिंदी। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है अपनी कूलोम। ठीक है। एसआई यूनिट्स तो आपको याद करनी पड़ेगी अगर रेलवे के एग्जाम देने हैं तो। ये तो पूछता है रेलवे में। इसका वैल्यू बताएं। देखो ट्रिक्स वगैरह सब छोड़ो, बेसिक से करो। देखो पहले नीचे वाले को सॉल्व करो इसको, तो 10 × 8 = 80 और 1 = 81/10 हो गया। ठीक है। फ्रैक्शन 1/81/10 है, तो ये 10 ऊपर चला गया 10। ठीक है। तो अभी कितना हो गया? 6 + 10/81, है ना। तो ये कितना हो गया? 8 × 6 = 48, 486 + 10/81। सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई, और नीचे नीचे का। ठीक है। तो ये 496/81 हो गया। तो 15 + 1/496/81, तो 81 ऊपर चला गया, नीचे बचा 496। तो ऑप्शन सही, ये प्लस का मतलब होता है ये सही है 15। तो 81/496, ऑप्शन नंबर डी। बस इस तरीके से बेसिक से कर दो, क्या दिक्कत है। इंग्लिश और फिर हिंदी। चलिए
एन से एम, तो एम एन +1, जेड ए +1, जी से टी, मतलब जी का टी अपोजिट है, एन का एम अपोजिट है, ए का जेड अपोजिट, टी का जी अपोजिट, आई से आर अपोजिट, ओ एल अपोजिट, एन एम ये अपोजिट लिख रखे हैं सारे, पी से के अपोजिट। ठीक है, अपोजिट बताना है, तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, तो वाई और वाई ये दोनों ऑप्शन खत्म। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, तो एल यहाँ पे है, यानी ऑप्शन सेकंड वाला होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी। 1877 में वॉइसरॉय लिट्टन ने डैश को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार, दिल्ली दरबार जो लगाया था ना 1877 में, तो वॉइसरॉय लिट्टन ने लगाया था, कौन थी, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया कौन थी, विक्टोरिया कह रहा हूँ, महारानी विक्टोरिया को भारत की राजधानी यार, भारत की रानी बना दिया था। ठीक है, चलिए। सीता इतने रुपए में इतने वस्तुएं खरीदती, राधा इतने रुपए में इतने वस्तुएं बेची। अच्छा, सीता ने इतने रुपए में इतनी खरीदी और राधा को इतने में इतनी बेच दी। राधा ने शाम को इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेची, तो राधा द्वारा अर्जित लाभ, राधा को कितना लाभ हुआ ये बताना है ना। राधा, राधा जी आ गई फिर से तो सीता का तो कोई कनेक्शन नहीं है ना भाई, राधा ने शाम को बेचा तो उसका लाभ कितना हुआ, राधा ने खरीदी कितनी थी, 10 रुपए में 16 वस्तुएं, तो एक वस्तु खरीदी कितने में, देखो ये 16 वस्तुएं, यहाँ पे ×1 कर दूं तो ये 16 इधर चला जाएगा, यहाँ पे ×1 किया मैंने तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ये 16 इंटू में यहाँ पे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ एक बचा और वस्तु बचा, तो एक वस्तु की वैल्यू कितनी हो गई, 10/16। ठीक है, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये था उसके लिए, और उसने बेचा कितने में, 16 में 10 वस्तुएं, तो एक वस्तु कितने में बेची इसने, 16/10 में बेची, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लूँ, ये कॉस्ट प्राइस है और अपॉन में ये सेलिंग प्राइस है, इनका रेशियो मैंने निकाला, ये 10 ऊपर चला गया, ये 16 नीचे आ गया, तो ये 10 ऊपर, और यहाँ से ये वाला जो 16 है ये नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर क्या है कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या है एसपी, तो 100/256, तो 100 रुपए की चीज़ 256 में बेची, तो कितने का फायदा हुआ, 156 का, तो 156% का फायदा हो गया 100 रुपए पे, सिंपल। ठीक है जी, इस तरीके से आराम से इजी तरीके से करिए। निम्नलिखित प्रश्न में विषम शब्द को चुनना है आपको, विषम शब्द मतलब ऑड वन आउट छांटना है आपको, लिखना पेन, तो पेन से लिखते हैं। आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी, तो आवर्धन मतलब ये जूम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, खोदना, कुदाल, कुदाल से खोदते हैं। बंदूक, मार, ये मारना इधर आना चाहिए, बंदूक इधर, बंदूक से मारते हैं, तो ये बंदूक इधर आता है, ये मारना इधर आता है, तो ये वाला चौथा वाला ऑड है, ऑड वन आउट है। ठीक है, चलिए। प्रोटोजोआ डैश के प्रेरक का घटक है, मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, ये तो पहले मॉक में भी आ चुका है और एग्जाम में भी आ चुका है, और नहीं भी आता है तो भी आपको इतना तो पता ही होना चाहिए ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश द्वारा 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, आपको पता है, ह्यूम ये रे, एओ की फुल फॉर्म भी दे रखी है इसमें। 1885 में पहला अधिवेशन आप सभी को पता है बॉम्बे में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक स्थायी है, अब ये सब चीजें हमसे ना पूछो बस, साइंस की चीजें ना पूछें, ठीक है चलिए। एक तैराक स्थिर जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, ये कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि नाव की चाल दे दी स्थिर जल में तो ये इतनी दे दी, जबकि नदी इतने गति से बहती है तो ये धारा की चाल दे रखी है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु तक जाने एवं लौटकर प्रारंभिक बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है, तो देखो जाएगा तो धारा के अनुकूल जाएगा, तो एक निश्चित दूरी मैंने डी मान ली, तो धारा के अनुकूल गया, तो कितना टाइम लगा उसको धारा के अनुकूल जाने में, प्लस हो जाता है, तो 5 और 1 हो जाएगा, x + y 6 हो गया, प्लस, फिर वो वापस आएगा इसी चीज़ को, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करके वापस आएगा, तो माइनस करना पड़ेगा अब, x - y, तो 4 लगेगा, और कुल मिला के इसको समय कितना लग रहा है, 75 मिनट। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको घंटे में चेंज कर दो, मिनट को घंटे में बदलने के लिए डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो 5, 15×5 75, 15×4 = 60। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4D + 6D अपॉन में 24 आ जाएगा, 10D अपॉन में 24 बराबर इतना आ जाएगा, ये 24 इधर चला जाएगा, ये बेसिक से भी कर सकते हो, और थोड़ा सा बेफिजूल का टाइम खराब करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, तो नीचे वाले को सेम बना लो, जैसे मैंने कहा ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, तो मैं 12 बना देता हूँ, इसको ×2 कर दिया, इसको ×3 कर दिया, इसको भी ×3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ×2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ×3 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ×3 करना पड़ेगा, नीचे जिससे इंटू करेंगे ऊपर उससे करेंगे, तो यहाँ पे 12 बन गया, यहाँ भी 12, नीचे भी 12, सारे 12 खत्म। ठीक है,
तो ये 2D प्लस 3D, ये कितने हो गए 5D बराबर 15, D बराबर 5 दिया 15, D की वैल्यू, आगे डिस्टेंस कितना हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते थे आप और ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताना आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, GHI+2I JK+2K LM, यानी कि +2 आएगा K आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। Y से C तो YZABC +4, C से +4 करेंगे CDEFG, +4 में G आएगा, और G से +4 करके क्रॉस चेक करें तो कितना आएगा 7 4 11, बिल्कुल ठीक है। तो G आना चाहिए K के बाद, यहाँ पे भी नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर D है जिसमें G आ रहा है K के बाद, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, हमारे संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहाँ से ली गई ये पूछा है ना, हाँ समवर्ती सूची ली है ऑस्ट्रेलिया से। हम्म, चलिए, इसने क्या बोला, एक छात्र परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो गया भाई ये। एक अन्य छात्र 60% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक बताने। देखो भाई, इसने 40% प्राप्त किए, इसने 60%, तो 20% का टोटल इनका डिफरेंस है। इसने 20% ज़्यादा ले लिए, तो इस 40 अंकों को तो कवर किया ही किया, जिनसे ये फेल हो गया था इसको तो कवर किया ही किया, बल्कि 40 अंक को कवर करके 20 और एक्स्ट्रा ले आया। तो इस 20% से इसके 60 नंबर बढ़ गए, 20% बढ़ने से 60%, 60 नंबर बढ़ गए, यानी कि 20% की वैल्यू 60 है। तो 100% मतलब 20 × 5 = 100 और 6 × 5 = 30, तो 100% मार्क्स कितने हैं, 300। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते थे अगर आपको पता है मैंने क्या किया। 20% की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 1% की 60/20 यानी 3, और 100% की 300। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश और हिंदी। प्रदीप संदीप का भाई है, तो प्रदीप भाई है संदीप का। ठीक है, अच्छा प्रदीप और संदीप भाई हैं, यानी दोनों भाई भाई हैं। वीरा नंदलाल की एकमात्र पुत्री सायली की माता है, वीरा सायली नंदनी कुछ नहीं दिख रहा इसमें, ये संदीप है, तो SD लिख देते हैं इसको। ठीक है, प्रदीप की पत्नी जूही, तो प्रदीप की एक पत्नी है, एक पत्नी नहीं मतलब प्रदीप, प्रदीप प्रदीप की पत्नी है कौन, जूही, पत्नी तो एक ही होती है ना भाई। तो पत्नी है जूही, वीरा की एकमात्र बहू है, तो जो जूही हैं ये वीरा की बहू हैं, तो वीरा इनकी माता होंगी या पिता होंगे, पिता की तो बहू नहीं होगी, माता की बहू होगी, तो इनकी माता होंगी ना प्रदीप की, तभी तो जीवा कौन है, जूही इनकी बहू हुई, किसकी, वीरा की बहू हो गई जीवा। ठीक है, एकमात्र बहू यानी कि एक ही लड़का है, कभी आप सोचो कि नहीं एक ही पत्नी है, एकमात्र बहू से मतलब एक ही लड़का है इनका, अरे नहीं दूसरा भी लड़का है, अच्छा इसकी शादी नहीं हुई होगी। ठीक है, कुल मिला के हमें रहना पॉजिटिव ही है भाई, ये नहीं सोचना कि इनके यहाँ पे दो दो शादी भी होती हैं। ठीक है ठीक है, अब पढ़े आगे क्या लिखा था, वीरा नंदलाल की एकमात्र पुत्री सायली की माता है, तो वीरा जो है नंदलाल की पुत्री सायली की माता है। अब बताओ यार क्या बोलते हैं, नंदलाल की जो पुत्री की माता है वो नंदलाल नंदलाल की वाइफ होगी ना, या नंदलाल जी की पुत्री किसी और की बेटी थोड़ी हो सकती है। नंदलाल की पुत्री सायली की माता कौन है, वीरा, तो नंदलाल जी इनके पिता हो गए, वो सॉरी पति हो गए, क्या बोल रहा हूँ मैं। सायली की माता है ये, तो सायली इनकी बच्ची हुई, तो सायली इनकी बहन हुई, है ना, संदीप और प्रदीप की बहन हुई सायली, SY लिख दो। ठीक है, क्या पूछा इसने, सायली संदीप से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन है ना, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक हर घर लखपति, अरे वाह ऐसी भी स्कीम चल रही है क्या, RD योजना प्रदान करता है जो लचीले कार्यकाल के दौरान, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ इन चीज़ों से, आप देख लेना बाद में इसको। ठीक है, इंग्लिश हिंदी। ए की गति बी की गति से 30% अधिक है। ठीक है, यदि ए और बी 17 मीटर लंबी दौड़, एक सेकेंड, चलिए क्या बोल रहे हैं, ए की गति बी की गति से 30% अधिक है, तो ए की स्पीड बी की स्पीड से 30% अधिक है। अगर बी की स्पीड 100 है तो ए की स्पीड कितनी होगी, 130 हो गई, तो एक काट दिया मैंने, रेशियो आ गया 13 और 10। ठीक है, यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं, ए द्वारा बी को बढ़त के रूप में दौड़ की लंबाई का कितना हिस्सा देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी में समाप्त हो, यानी कि सेम समय पे दौड़ समाप्त हो। देखो नहीं समझ में आया तो
सिंपल फ्लो में जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है। ए और बी एक रेस में भाग लेंगे और बी यहाँ से भागेंगे। रेस है 117 मीटर लंबी। इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, ए जो है वो 13 की स्पीड से भागता है, बी 10 की स्पीड से भागता है। इसने ये बोला कि ए बी को बढ़त देगा कुछ। बढ़त का मतलब है ए पीछे खड़ा है, बी से बोलेगा तू आगे जाके भाग जा, तू तब भी नहीं जीत सकता मेरे से, आगे जाके भाग तू जा, मैं तेरे को तब भी हरा दूंगा। ठीक है। तो इसने बोला कि बी को वो कितनी बढ़त दे, कितना आगे खड़ा करे कि दोनों यहाँ पे एक ही टाइम पे पहुंचे। ये तो पूछा है, ए और बी, ताकि दौड़ बराबरी बराबरी पे समाप्त हो, यानी कि सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचे। ठीक है। तो अगर हम देखें ए 117 मीटर है, ए तो यहाँ से पूरा चलेगा ना, तो ए की स्पीड है 13, तो वो 117 कितनी देर में चल देगा, 13 में 117, 9 सेकंड में चल देगा, है ना। ए की स्पीड 13 है तो वो 117 मीटर कितनी देर में चल देगा, 9 सेकंड में चल देगा। सिंपल, ठीक है। 9 सेकंड 9 मिनट जो भी है, स्पीड जिस भी यूनिट में, वो 9 में चल देगा। अब भाई 9 ही सेकंड बी को चलना है, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं ना यहाँ पे वो, तो 9 सेकंड में बी कितना चलेगा, 10 × 9 90। तो बी को केवल 90 मीटर चलाना है, और रेस तो 117 मीटर की है, तो उसको कितना मीटर आगे खड़ा करना पड़ेगा, 27 मीटर आगे खड़ा करना पड़ेगा, ताकि वो 90 मीटर ही चले। तो उसको 27 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा। समझ पाए बात को, ताकि वो सेम टाइम पे वहां पे पहुंच पाए, यानी कि 9 ही सेकंड दोनों चले। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, टाइम बहुत कम। 25 का स्क्वायर 625, अब ये भी क्वेश्चन पूछोगे क्या आप। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1025 होता है। बाकी देखो, अगर आपको नहीं पता ना, देखो ऑप्शन से जवाब। 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, तो 900 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए इसका। और 5 के स्क्वायर में एंड में 5 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 900 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है। स्मार्ट तरीके से अगर आपको नहीं भी याद है, तब भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। इंग्लिश में देखो और हिंदी में देखो। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए आ रहा है बार बार, ये पिछली बार भी आया था एक बार, और ये तो आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी आपको ये सिखाया गया है, शायद नाइन्थ या नाइन्थ में ही आए। हाँ। देखो, फ़ारेनहाइट -32। ठीक है। फ़ारेनहाइट से -32 करेंगे, और इंटू कितना करते हैं, 5/18, नहीं 9। ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दिए, कितना बचा, 2, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 3 गया 5, और 9 6 54, और 6 पंजे 30, तो 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है। इंग्लिश, हिंदी। चलिए, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी आती है, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो जाती है, पहले वर्ष के अंत में कितनी थी बताना है। हमने माना, पूछा क्या इसने, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, इसको ध्यान रखना भाई। हमने बोला कि जनसंख्या इतनी है, एक्स है। ठीक है। 5% की वृद्धि हो गई पहले साल, पहले साल के बाद 5% की वृद्धि होगी, तो 5% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/20 होता है। तो 20 पे एक जनसंख्या बढ़ गई, तो वो कितनी हो गई, 21/20 हो गई। या तो ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो कि वो अपना 105% हो गई, 105/100 होगी, तब भी ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/20 ही आएगा। ठीक है। फिर दूसरे वर्ष के बाद वो कितनी हो गई, 4% की कमी आ गई इसमें, तो 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25, तो 25 से 24 हो गई वो, तो 24 हो गई 25 से। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और टोटल हो कितने गई अभी ये, 30240। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो इसको काटो, 4×5 = 20, और 4×6 = 24। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटू में क्या गया, 25×5 = 125। ठीक है। अपॉन में, ये मैंने यहाँ पे तो ऊपर ले गया इसको, और यहाँ पे 21 × 6 लिख दिया नीचे। ठीक है। तो भाई इसको काटें तो किससे काटें, 6 से काट दें, 6×5 = 0, 6×4 = 0। ठीक है। अब किससे काटें इसको, 7 से काट दें, 7×3 = 21, 7×7 = 49, 7×2 = 14, 0। अब 3 से काट दें, इसको काट देते हैं, 3×2 = 6, 3×4 = 12, 0। ठीक है। तो 240 × 125, तो करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 0, 24 पंजे 120, तो 12, 48 50, और 10 60, 24 एकम 24 और 6 30, तो 30,000 उसकी जनसंख्या हो गई। अब पहले ऑप्शन में दे रखा, आपने अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होता ना, मैं भी अभी इसको ही लगा के आगे बढ़ता। बट इसने ये बोला है कि पहले वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष बाद तो वो कितनी बढ़ जा रही है, 5% की वृद्धि भी तो हो रही है उसमें, है ना। तो 30,000 उसकी जनसंख्या थी, तो पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, 5% बढ़ेगी भी इसका।
तो इसका 5% कितना हो जाएगा, देखो 1% कितना हुआ, 30। 30 तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन, तो 150 तो, अच्छा 30,000 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 30,000 है ना। तो दो काट दिया हमने, 1% निकालने के लिए लास्ट के 2 जीरो हटा देते हैं, तो 5 तिया 15, है ना, 5% निकालना है ना। तो 1% कितना हो गया 300, और 5% कितना हो गया 5 तिया 1500। ठीक है, तो 30,000 और 1500 उसकी बढ़ जाएगी, तो पहले साल के अंत में होना चाहिए 31,1500। ठीक है ना, 300, 5% बढ़ गई, 5 तिया 1500। ठीक है, तो ध्यान से सवालों को पढ़ना है भाई, टाइम बहुत कम, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। जे और एफ उत्तर की ओर उन्मुख हैं, दाएं छोर से शुरू करके एफ बाईं ओर 10वें स्थान पे जाता है। तो जे और एफ बैठे हैं भाई, ये क्या कर रहा है, ये दाएं छोर से शुरू करके एफ दाएं छोर से शुरू करके बाईं ओर 10वें स्थान पे जाता है। तो यहाँ से 10वें स्थान पे आ रहा है इधर, कौन, एफ। तो यहाँ 10th प्लेस पे आ गया कौन, एफ। ठीक है, और बाएं छोर से शुरू करके जे दाईं और 9वें स्थान पे आ रहा है। तो जे दाईं और 9वें स्थान पे आ रहा है। आगे क्या बोला इसने, एफ जे के निकटतम दाएं हैं। अब समझ में आ गया, एफ जो है वो जे के निकटतम दाएं है, तो जे यहाँ पे होगा, और जे के निकटतम दाएं एफ है। ठीक है, और जे जो है वो दाईं और 9वें स्थान पे जाता है, तो इधर से इधर जा रहा है, और 9th प्लेस पे है ये। ठीक है, बोल रहा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो ये यहाँ से 9वें प्लेस पे है, और ये यहाँ से 10वें प्लेस पे, अगल बगल बैठे हैं, तो 19 लोग हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी। कोपेन के जलवायु की योजना के अनुसार भारत में CWG किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। अब यार रिवीजन नहीं किया हुआ, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी में है। 5 प्रकार की जलवायु में बांटा है, ABCDE। तो ABC होता है शीतोष्ण, सी में शीतोष्ण होता है। अब सी के भी फर्दर क्लासिफिकेशंस इन्होंने किए हुए हैं। सो शीतोष्ण देखो इसमें शुष्क और शीत यहाँ पे दिख रहा है, ये हो सकता है। अर्ध शुष्क, तो शुष्क तो नहीं होना चाहिए ना। ध्रुवीय बिल्कुल शीत है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। शुष्क गर्मी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि सी प्रकार की जो जलवायु है ना, ये शीतोष्ण होती है। और इसमें WG भी दे रखा है, तो इसका मुझे पता नहीं है, मैं भूल चुका हूँ क्लासिफिकेशन, बट सी का पता है कि शीतोष्ण होता है। तो इसमें देखेंगे बाद में क्या है, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन बिल्कुल किया हुआ नहीं है काफी टाइम से। क्या बोला इसने, PQ दो संख्या इस प्रकार है कि P में 20% की वृद्धि, Q में 40% की कमी होती है, तो उनका योग समान रहता है। ये कह रहा है P प्लस Q सेम रहेगा, बराबर रहेगा किसके, अगर P में 20% की वृद्धि कर दे, तो 20% बराबर कितना होता है, 1/5। तो 5 से 6 कर दिया उसे, तो 20% की वृद्धि हो गई। प्लस Q में 40% की कमी कर दी, तो Q में 40% की कमी कर दी, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 40% की होती है 2/5। तो 5 में से 2 कम कर दिए, तो 3/5 बचा ये। इन दोनों को प्लस करके इनका योग आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6P/5 प्लस 3Q अपॉन में 5। तो कितना हो गया, 6P प्लस 3Q/5 आ गया ये। नीचे दोनों में सेम है, तो ये 5 इधर चला गया, तो ये कितना हो गया, 5P प्लस 5Q बराबर ये। ठीक है, तो ये 6P है, तो 5P इधर चला गया माइनस में, तो 6P में से 5P गया, 1P बचा बराबर। ये 3Q इधर चला गया, तो 2Q बचा, तो 2Q बराबर 1P। और इनकी वैल्यूज आपको पता है क्या होती है, Q के सामने 1 है तो Q की वैल्यू 1 है, P के सामने 2 है तो P की वैल्यू 2 है। पूछा क्या है, P Q से कितना अधिक है, तो Q से कितना अधिक है, पूरा 100% अधिक है। Q 1 है तो P 2 है। ठीक है, तो 100% अधिक है। चलो 7 मिनट रह गई, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। एक नोटिस दर्शाता है कूड़ा मत फैलाएं, कृपया कूड़ादान का प्रयोग करें। लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत होती है। जब निर्देशों का पालन नहीं करते तो निर्देश क्यों दें, नोटिस का अगर लोग पालन नहीं करते हैं तो नोटिस क्यों ही लगाएंगे। तो पहली तो स्टेटमेंट गलत है, नोटिस पढ़ते हैं निर्देशों का पालन करते हैं, बिल्कुल सही। निर्देशों का लोग पालन करते हैं तभी नोटिस लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बहुत ज्यादा बार आ चुका है। CaSO4 हाफ H2O, इंग्लिश हिंदी। A² + 1/A², मतलब ये कह रहा है X² + 1/X², ये दे रखा है। तो मैंने कहा A + 1/A बराबर कुछ रहा होगा, और मैं इससे इस पे गया, तो इससे इस पे जाने के लिए यहाँ पे अगर K था, तो यहाँ पे इससे इस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, K² - 2, ये तो करना पड़ता है। तो K² - 2 की वैल्यू 3 है,
तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 2 5। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो यानी कि √5 है के। तो a+1/a की वैल्यू आ गई √5। और मुझे जाना है कि इस पे जाना है। तो इससे क्यूब पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, a की क्यूब, मतलब के की क्यूब सॉरी, -3a, है ना। तो के कितना है यहाँ पे, √5। √5 की क्यूब क्यूब क्या हो जाएगी, 5, और √5 -3a। तो 3a मतलब 3k, सॉरी यहाँ के आएगा ना, ए तो ऑलरेडी दिया है इसमें, के माना है, तो 3k मतलब 3 √5। तो कितना बचा, 5 में से 3 गया, 2 √5। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इसमें मिरर इमेज नहीं दे रखी, नहीं। ये एक नीचे आ गया, सॉरी ये ऊपर चला गया, और ये एक ऊपर चला गया, ये एक नीचे आ गया, एक नीचे आ गया। तो जो नीचे है वो ऊपर चला गया, ऊपर है जो नीचे आ गया। तो ये वाली शायद नीचे यहाँ पे आ जानी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन में नीचे आ रहा है। और ये वाले ऊपर चले जाने चाहिए, ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। बैगनी प्रकाश के डैश का परास, ये सब मुझे नहीं पता भाई क्या होता है। इंग्लिश, हिंदी, क्या बोला इसने, एक समान चाल से चल रही 240 मीटर लंबी दार्जिलिंग मेल एक पुल को इतने सेकंड में पार करती है, पुल पर खड़े एक व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई बतानी है। देखो, जब कोई रेलगाड़ी पुल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई p मान ली मैंने, अपॉन में जो उसकी स्पीड होती है s है, और कितनी देर में पार कर दे रही है, 40 सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ वो क्या कह रही है, पुल पे खड़े एक व्यक्ति को वो 12 सेकंड में पार कर रही है। तो 200, अगर किसी एक व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और स्पीड उसकी s है, और बराबर कितना है, 12। तो यहाँ से मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, ये 12 इधर आ जाएगा, इंटू में s जाएगा, 12 नीचे आ गया, 12 दूनी 24। तो स्पीड उसकी कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड मैंने लिख दी उसकी 20। ठीक है, ये इधर गया तो ये कितना बन गया, 4 दूनी 800। और ये पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 में से 240 गया तो 560। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। FGH और I में से केवल एक व्यक्ति के पास शैक्षिक उपाधि नहीं है, यह कौन है। ये प्रश्न है और ये कथन है, तो ये बताना है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन दोनों में से कितने कथन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है एफ एक डॉक्टर की उपाधि है एफ के पास, और एन निरक्षर है। तो इसने सीधा बता दिया, सॉरी एन कह रहा हूँ, ये जी है, जी निरक्षर है। तो भाई सीधा इसने बता ही दिया कि जी निरक्षर है, तो इसके पास कोई शैक्षिक उपाधि तो नहीं है। तो ये वाला अकेला पर्याप्त है। ठीक है, दूसरा वाला देखें, एच और आई के पास स्नातकोत्तर MA की डिग्रियां हैं, उपाधि है। तो बाकी दो बचे, अब ये नहीं पता ना दो में से किसके पास नहीं है, तो केवल एक जो है वो पर्याप्त है। एक पर्याप्त है लेकिन दो पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भुवनेश्वर में आदिवासी मेला के दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। ये बार बार आ रहा है, मेरे हिसाब से 10-11 बार तो आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा राज्य का धेन का एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। धेन का कैसा है भाई, नहीं पता। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। एक सेकंड पानी पी लें यार, प्यास लग रही है। चलिए, क्या पूछा इसने, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, इंग्लिश में ऑप्शंस देखें और फिर हिंदी में देखें। वायु में, पानी में तो प्रकाश की चाल अधिकतम कैसे हो सकती है। कांच में प्रकाश की चाल अधिकतम, हीरा, हीरा में
यार वैसे ये क्वेश्चन आता था ना, इसका आंसर वैक्यूम होता था, शायद निर्वात होता था। हम्म। तो भाई क्या लगाए इसमें, कांच या हीरा, वायु? हम्म, भाई मुझे पता नहीं है साइंस वगैरह का ज़्यादा, तो मैं तुक्का लगा रहा हूँ, कांच और हीरे में से किस में लगाया जाए? वायु। बताओ यार, आप लोग कहोगे कि मेरे को इतना भी नहीं पता साइंस का। क्या ही बताओ साइंस का, बहुत बुरा हाल है भाई। तो कांच और हीरा किस में ज़्यादा होगी? वायु, प्रकाश की चाल, शीशे, कांच में ज़्यादा होती होगी, मुझे पता नहीं है, मैं सीट के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए? 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं हम इसमें। और मैंने अभी तक शायद हमने तुक्का, इस वाले क्वेश्चन में तुक्का लिया, और तो किसी में तुक्का लिया नहीं ना, दो तीन, एक आध दो क्वेश्चन और हो सकते हैं। तो इनमें भी चेक करें क्या कुछ तुक्का लगा सकते हैं क्या। किस कोशिकांग का अपना अनुवांशिक पदार्थ तो राइबोसोम होता है? किसका होता है अपना? खुद का डीएनए, और राइबोसोम होता है। लाइसोसोम तो इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता ना। जो टाइम ही ख़त्म हो गया, सॉरी। चलो कोई नहीं, हमने अटेम्प्ट ही 91 किए हैं, तो भाई कुछ थोड़े एक आध दो गलत भी होंगे, तो देखते हैं कितना है हमारा अटेम्प्ट के हिसाब से क्या रहता है मार्क्स का रेशियो। आजा भाई जल्दी आजा। लो भाई, आज भी हमने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, और ये गलत का सिलसिला लगातार जारी है। तो 88 करेक्ट है, 3 क्वेश्चन गलत हैं हमारे, और 9 हमने स्किप किए हैं, जिसमें मोस्टली करंट अफेयर और साइंस के ज़्यादा है। साइंस का आपको पता ही है, हाथ बहुत तंग है हमारा साइंस में। ठीक है जी। और इसका रिजल्ट आएगा 19 अप्रैल को। तो भाई तब इसको देखेंगे, इसमें हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। और जो भी हमने गलतियाँ की होंगी, जो जो क्वेश्चंस गलत होंगे, उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आपके लिए। तो आप चेक कर लेना कि हमने ये क्वेश्चंस गलत किए हैं। ठीक है। तो जहाँ तक है जीके वगैरह में क्वेश्चंस गलत होंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है। हो सकता है मैथ या रीजनिंग में, हालांकि मैथ रीजनिंग में गलत होने की संभावना ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर नहीं आता। हो सकता है बस कि सिली मिस्टेक्स हो जाए तो गलत हो जाए, देख लेंगे बाकी जो भी रहा होगा, है ना। ठीक है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। और भाई आप भी मॉक टेस्ट लगाओ बढ़िया से जाके, जिसने भी नहीं शुरू किया मॉक टेस्ट लगाना, आप शुरू कर दो, एग्ज़ाम आने वाला है। और टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाओ भाई, है ना। टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ जाओ, अगर नहीं आप जुड़े हुए हो तो भाई पास वगैरह खरीद लो टेक्स्ट बुक का। ठीक है। आपको मैंने कोड अपना दिया हुआ है, अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे ना, मॉक 10, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आपको ये 615 में मिल जाएगा। ठीक है। तो जाके भाई पास खरीद लो आप। ठीक है। और शुरू कर दो मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है। और इससे पहले के भी जो मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन है, लाइव मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, ये शायद उसका 8वां या 9वां वीडियो है। उससे पहले भी जो भी मॉक टेस्ट हमने लगाए हैं, उसके भी सॉल्यूशन आप देख सकते हो, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। प्लेलिस्ट का, वो एक प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए, आज का मॉक टेस्ट था ये, है ना। आई होप कि आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, आपने भी अच्छे मार्क्स आपके आए होंगे, और बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम आपका जल्दी ही देखने को मिल सकता है। हालांकि ग्रुप डी के अब बारे में तो कह नहीं सकते, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, केस वगैरह का भी सीन चलता रहता है ना इनका। तो ठीक है जी, फिर